वेपन्स। कहानी की शुरुआत में हम एक बच्चे की वॉइस ओवर सुनते हैं जो कहता है कि 2 साल पहले पेंसिल्वेनिया में एक रात 2:17 पर 17 बच्चे अपने घर से दौड़ते हुए भागे और फिर उनका कोई पता नहीं चला। यहाँ हैरानी की बात ये थी कि ये 17 गायब होने वाले बच्चे एलिमेंट्री स्कूल के एक ही क्लास के बच्चे थे। उस क्लास में कुल 18 बच्चे थे जिनमें से 17 गायब हो गए और बचा तो सिर्फ एक बच्चा जिसका नाम एलेक्स है। उस क्लास के टीचर जस्टिन अगले दिन अपने क्लास में सिर्फ एलेक्स को बैठा पाती है। अब गायब हुए बच्चे के पेरेंट्स क्लास टीचर जस्टिन पर ही इल्जाम डालते हैं कि वही बच्चों को कुछ ऐसा सिखाई होगी जिससे बच्चे ऐसी हरकत किए होंगे। तुरंत ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है जिसमें जस्टिन से पूछताछ होती है। तब एलेक्स से भी काफी पूछताछ होती है, लेकिन इन दोनों का कहना था कि उन्हें इस हादसे के बारे में कुछ भी नहीं पता। पुलिस को भी कुछ पता नहीं चल रहा था सिवाय इसके कि वो 17 बच्चे रात के ठीक 2:17 पर ही घर से दौड़कर भागे थे, क्योंकि कुछ घर में सेफ्टी अलार्म्स थे जो कि सेम टाइम पर रिंग हुई और कुछ घर में सीसीटीवी कैमरास भी थे जिसमें क्लियरली दिख रहा था कि ये बच्चे दौड़ते हुए भागे थे और इनके दौड़ने का स्टाइल भी थोड़ा अलग था। तो सबसे पहले कहानी क्लास टीचर जस्टिन के नजरिए से दिखाई जाती है, जहाँ सभी गायब बच्चे के पेरेंट्स जस्टिन पर इल्जाम डाल रहे थे। स्कूल का प्रिंसिपल मार्कस यहाँ जस्टिन को डिफेंड करता है कि इस सब में जस्टिन का हाथ नहीं है, लेकिन एक पेरेंट जिसका नाम आर्चर था वो पूरा इल्जाम जस्टिन पर ही डाल रहा था। इस मीटिंग के बाद उस रात जस्टिन ड्रिंक लेने शॉप पर जाती है, जहां जेम्स नाम का एक ड्रगिस्ट बंदा उससे कुछ पैसे मांगता है, पर जस्टिन उसे इग्नोर करके किसी तरह घर जाती है, क्योंकि जस्टिन को डर था कि कोई पेरेंट गुस्से में उस पर हमला ना कर दे। कुछ पेरेंट्स तो ऑलरेडी अननोन नंबर से उसे कॉल करके धमकाने लग गए थे। अब अगली सुबह जस्टिन पाती है कि उसकी कार पर किसी ने पेंट से बड़ा सा विच लिख दिया था, तो जस्टिन पुलिस में कंप्लेंट डालती है और यहाँ हम एक पॉल नाम के पुलिस ऑफिसर से मिलते हैं जो कि जस्टिन से क्लोज है। ये दोनों एक दूसरे को हाय करते हैं। अब स्कूल में जस्टिन एलेक्स से बात करना चाहती थी, लेकिन प्रिंसिपल मार्कस साफ मना करते हैं क्योंकि एलेक्स उसकी क्लास में अकेला बच्चा था जो कि गायब नहीं हुआ। ऑलरेडी एलेक्स की बहुत इंट्रोगेशन हो चुकी है पुलिस और मेनी डिपार्टमेंट से। पेरेंट्स के प्रेशर में मार्कस जस्टिन को कुछ दिन काम छोड़कर ब्रेक पर जाने के लिए कहते हैं, वरना माहौल बिगड़ सकता है। न चाहते हुए भी जस्टिन को ब्रेक पर जाना पड़ता है, लेकिन जस्टिन यहाँ एलेक्स को फॉलो करने लग गई थी। उस रात जस्टिन एक बार में जाती है जहाँ पॉल उससे मिलने आता है। इनके बीच रिसेंट इवेंट्स को लेकर बातें होती हैं और जस्टिन ड्रंक थी, वो पॉल को भी पिलाना चाहती थी, तो पॉल भी ड्रिंक कर लेता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ सो जाते हैं। और यहाँ पॉल ऑलरेडी शादीशुदा था। पॉल की पत्नी का नाम डोना है और ये बात जस्टिन को भी पता है, इसलिए ये दोनों इंटीमेट होते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। अब अगले दिन जस्टिन फिर से एलेक्स का पीछा करती है और वो एलेक्स से बात करने की कोशिश भी करती है, लेकिन एलेक्स जस्टिन को उसका पीछा करने से ना सिर्फ मना करता है बल्कि वो दूर भागता है। जस्टिन फिर भी हार नहीं मानती और वो एलेक्स के घर पर जाती है। वहाँ नॉक करने पर कोई दरवाजा नहीं खोलता, तो जस्टिन नोटिस करती है कि घर के हर एक विंडो को पेपर से कवर कर दिया गया था। जस्टिन को एक विंडो में अंदर झांकने पर एलेक्स के पेरेंट्स को अजीब तरह के स्टेट में सोफा पर मूर्ति की तरह बैठा पाती है। ये देख जस्टिन डर जाती है और तुरंत प्रिंसिपल मार्कस को कॉल करती है कि मार्कस को एलेक्स के घर पर चेकिंग करनी चाहिए ताकि वो देख सके कि एलेक्स सेफ है या नहीं। अब उस रात जस्टिन एलेक्स के घर के बाहर ही अपनी कार में होती है ताकि वो घर पर नजर रख सके। देर रात जस्टिन की आंख लग जाती है और तभी एलेक्स के घर का दरवाजा खुलता है। घर से एलेक्स की माँ अपने हाथ में कैंची लिए एकदम अजीब तरह से चलते जस्टिन की कार तक आती है और वो चुपके से कार में घुसकर जस्टिन के थोड़े से बाल काट लेती है। जस्टिन जो कि सो रही थी उसे कुछ भी पता नहीं चलता। अब यहाँ से पर्सपेक्टिव चेंज होती है, यानी अब कहानी आर्चर ग्राफ नाम के बंदे के नजरिए से दिखाई जाएगी और आर्चर ग्राफ का बेटा मैथ्यू भी गायब हुआ है। आर्चर वही बंदा है जो कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जस्टिन पर चिल्लाया था। जब जस्टिन लिकर शॉप में गई थी तो आर्चर उसका पीछा किया था। आर्चर ही जस्टिन की गाड़ी पर पेंट से विच लिखा था और वो जस्टिन पर नजर रख रहा था क्योंकि उसे जस्टिन पर ही शक है। आर्चर बार बार पुलिस से पूछता है कि क्या उसका बेटा मिला, लेकिन पुलिस के पास कोई भी जवाब नहीं होता। तो आर्चर खुद बार बार अपने बेटे मैथ्यू के भागने वाली वीडियो देखता है क्योंकि उसके घर के बाहर भी कैमरा था जिसमें मैथ्यू के भागने की वीडियो रिकॉर्ड हुई थी। इस वीडियो में मैथ्यू अलग स्टाइल में भागा था
और वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही भागा था। आर्चर तुरंत टाउन मैप पर अपने घर से मैथ्यू के भागने वाले डायरेक्शन की तरफ लाइन ड्रॉ करता है। इसके बाद आर्चर एक और विक्टिम फैमिली के घर जाकर उनकी सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और उनकी बेटी बेली के भागने की डायरेक्शन देखता है। तब वो मैप पर उनके घर से लाइन ड्रॉ करता है और ये दोनों लाइन एक पार्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती हैं। इसका मतलब कि भागने वाले बच्चे इसी इंटरसेक्शन पॉइंट की ओर गए हैं और शायद वहीं कहीं आसपास हैं। अब ये सब रिसर्च करते हुए एकदम से आर्चर को जस्टिन की कार दिखती है और जस्टिन एक गैस स्टेशन पर फ्यूल लेने खड़ी थी। आर्चर तुरंत जस्टिन के पीछे जाकर उस पर चिल्लाना शुरू करता है, लेकिन तभी एकदम से हम प्रिंसिपल मार्कस को देखते हैं जो कि बच्चों की तरह ही अजीब वे में दौड़ रहे थे, बल्कि वो एकदम लथपथ थे। वो भागते हुए सीधा जस्टिन पर हमला कर देते हैं। आर्चर यहाँ उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मार्कस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के वश में हो और उनका सिर्फ एक मकसद है जस्टिन को मारना। जस्टिन किसी तरह स्टोर के अंदर भागती है और मार्कस आर्चर से बचकर जस्टिन के पीछे भागता है। यहाँ आर्चर और जस्टिन मिलकर किसी तरह मार्कस को रोकने की कोशिश कर रहे थे और यहीं पर यह सीन कट हो जाता है। अब यहाँ जस्टिन और आर्चर दोनों को कुछ नाइटमेयर्स आए थे उनके पर्सपेक्टिव्स के दौरान, और दोनों के ही नाइटमेयर्स में एक अजीब बूढ़ी औरत दिखती थी जो कि क्लाउन जैसी दिख रही थी। तो इसके बाद वापस से पर्सपेक्टिव चेंज होता है, जहाँ आप कहानी ऑफिसर पॉल के नजरिए से देखेंगे। ऑफिसर पॉल की बीवी टाउन से बाहर गई होती है और वो पुलिस स्टेशन जाता है। ये वही दिन है जब जस्टिन पुलिस स्टेशन गई थी क्योंकि उसके कार पर कोई विच पेंट कर दिया था। जस्टिन और पॉल दोनों एक दूसरे को हाय कहते हैं और इसके बाद पॉल अपनी ड्यूटी पर कार से निकलता है। रास्ते में उसे वही ड्रगिस्ट बंदा जेम्स दिखता है जो कि किसी घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, जिससे पॉल जेम्स को अरेस्ट करता है। अब सर्च के दौरान पॉल जेम्स के पॉकेट में हाथ डालता है और पॉल को एक नीडल चुभ जाती है। ये जरूर जेम्स की ड्रग्स लेने वाली नीडल होगी और गुस्से में पॉल जेम्स को पंच मार देता है। अब पॉल का यह असॉल्ट एक्शन उसके कार के डैश कैंप में रिकॉर्ड हो गई थी, यानी कि अगर वो रिकॉर्डिंग कोई हायर ऑफिसर देख लेता तो पॉल पर असॉल्ट का इल्जाम लग जाएगा और इससे उसकी नौकरी भी जा सकती है। इसलिए पॉल यहाँ जेम्स से कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बस आज वाली घटना के बारे में तुम किसी को मत बताना और इस टाउन में दोबारा मत दिखना। जेम्स तुरंत फ्री होकर भाग खड़ा होता है। इसके बाद ही पॉल को जस्टिन का मैसेज आया था। आगे पॉल बार में जस्टिन से मिला और दोनों उस रात इंटीमेट भी हुए थे। अगली सुबह पॉल अपने घर जाता है जहां उसे पता लगता है कि उसकी बीवी डोना जल्दी घर वापस आ गई थी। डोना पॉल को बाहर से आता देखती है और वो समझ जाती है कि जरूर पॉल उस पर चीट किया है जस्टिन के साथ। इससे डोना भड़क जाती है और वो एक दुकान में जस्टिन पर हमला कर देती है। जस्टिन किसी तरह डोना से बचती है और दुकान वाला डोना को संभालता है। वहीं पॉल अपने पुलिस स्टेशन जाता है और असॉल्ट वाली बात अपने कैप्टन को बताता है। कैप्टन कहते हैं कि अगर जेम्स उसकी कंप्लेंट ना करे तो पॉल को कुछ नहीं होगा और जो वो रिकॉर्डेड फुटेज है वो 1 महीने में ओवरराइड हो जाएगी। इसके बाद पॉल पुलिस स्टेशन के बाहर निकलता है जहां वो जेम्स को पुलिस स्टेशन की तरफ आता हुआ देखता है। जेम्स को देख वो एकदम भड़क जाता है कि मैंने तुम्हें वापस आने से मना किया था। तब पॉल उसका पीछा वापस से शुरू करता है। इस पॉइंट पर कहानी वापस ब्रेक करती है और अब हम जेम्स के पर्सपेक्टिव से कहानी को देखेंगे। तो जेम्स एक ड्रगिस्ट है जो ड्रग्स खरीदने के लिए झूठ बोलता है और छोटी मोटी चोरी भी करता है। वो जस्टिन से भी उस रात पैसे मांग रहा था जब जस्टिन ड्रिंक लेने दुकान में गई थी। अब चोरी करने के लिए वो एक घर में घुसने की कोशिश कर रहा था और पॉल उसे पकड़ लिया था। पॉल से छूटने के बाद जेम्स डिसाइड करता है कि वो कुछ सामान चोरी करके शॉप में बेच लेगा, तो उससे जो थोड़े बहुत पैसे आएंगे उससे नशे का सामान खरीद लेगा। इसी सिलसिले में जेम्स एलेक्स के घर की तरफ जाता है जहां वो इस घर में ब्रेक इन करता है। तो एलेक्स वही एकमात्र बच्चा है जो कि अपनी क्लास से गायब नहीं हुआ था। जेम्स एलेक्स के घर से छोटी मोटी चीजें चुराना शुरू करता है। तभी एकदम से जेम्स देखता है कि एलेक्स के पेरेंट्स वहीं सोफा पर बैठे हुए थे और वो एकदम मूर्ति की तरह थे। जेम्स उन्हें इग्नोर करके घर के बेसमेंट में जाता है जहां वो गायब हुए 17 बच्चों को खड़ा पाता है। जेम्स शॉक्ड हो जाता है और एलेक्स के पेरेंट्स एकदम से जेम्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। जेम्स यहाँ से किसी तरह घर से भाग जाता है। अब बाहर स्ट्रीट्स पर जेम्स मिसिंग बच्चों के पोस्टर्स को देखता है जिनका रिवार्ड $50,000 था। पैसे की लालच में जेम्स पुलिस को कॉल करके कहता है कि उससे बच्चों की लोकेशन पता है। पुलिस जेम्स से कहती है कि अगर वो मजाक नहीं कर रहा तो वो पुलिस स्टेशन आकर रिपोर्ट करे और उसे रिवॉर्ड मिल जाएगा, जिससे जेम्स पुलिस स्टेशन जाता
है, लेकिन वहाँ बाहर उसे पॉल मिल गया था जो कि वापस जेम्स को चेस करना शुरू कर दिया। जेम्स भागते हुए जंगल में जाता है जहाँ उसे भी वही क्लाउन जैसी बुढ़िया दिखती है जो कि उसे बुला रही थी। जेम्स यहाँ एक टेंट में छिप जाता है, लेकिन कोई तो उसके टेंट को बाहर से ओपन करने लगता है। जेम्स इंजेक्शन से उस इंसान पर हमला करता है और ये इंसान पॉल निकलता है। इस हमले से पॉल पूरी तरह भड़क चुका था और वो जेम्स को अरेस्ट करके अपनी कार में डालता है। अब जेम्स बचने के लिए पॉल को बताता है कि उसे गायब हुए बच्चों की लोकेशन पता है। जेम्स पॉल को एलेक्स के घर तक ले जाता है और पॉल यहाँ जेम्स को कार में ही बंद करके घर की छानबीन करने जाता है। पॉल घर के अंदर जाता है और काफी देर तक बाहर नहीं आता। जेम्स कार के अंदर ही वेट कर रहा था और फिर देर रात एकदम से पॉल हिप्नोटाइज स्टेट में बाहर आता है और जेम्स को खींचकर एलेक्स के घर के अंदर ले जाता है। यही सीन कट होता है। अब यहाँ से चीजें हमें प्रिंसिपल मार्कस के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाएंगी। आपको याद हो तो जस्टिन ने मार्कस को फोन करके कहा था कि मार्कस को एलेक्स के घर को लीगली चेक करना चाहिए कि एलेक्स ठीक है या नहीं। इसलिए वो एलेक्स के पेरेंट्स को स्कूल बुलवाता है। यहाँ स्कूल में एक अजीब सी क्लाउन टाइप दिखने वाली औरत आती है जो कि खुद को एलेक्स की आंटी बताती है और इनका नाम ग्लैडिस है। ये क्लाउन टाइप लेडी वही है जिसके नाइटमेयर जस्टिन और आर्चर को आए थे और ये जेम्स को भी दिखी थी। ग्लैडिस का कहना था कि एलेक्स के पेरेंट्स बहुत बीमार हैं और वो मार्कस से मिलने नहीं आ सकते। तो मार्कस कहता है कि उसे एलेक्स के पेरेंट्स से ही मिलना है और उसे खुद एलेक्स के घर पर आकर सब कुछ चेक करना होगा, वरना उसे चाइल्ड सर्विसेज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ये सुनकर ग्लैडिस बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अगले सीन में हम मार्कस को अपने हस्बैंड के साथ घर पर देखते हैं जब एकदम से ग्लैडिस इनके घर पर आती है। वो बिना बुलाए मेहमान की तरह घर में घुस जाती है और एक बाउल ऑफ वाटर मांगती है। इसके बाद ग्लैडिस इनके सामने एक अजीब तरह की लकड़ी निकालती है जिसमें कई कांटे थे। इस टहनी में मार्कस के ऑफिस का एक छोटा फ्लैग क्लॉथ बंधा हुआ था जो कि ग्लैडिस मार्कस के स्कूल से चुराई होगी। तभी एकदम से ग्लैडिस टहनी के कांटों से अपने हाथ को काटती है और पूरे स्टेम को रगड़ती है। अब इससे पहले मार्कस या उसका हस्बैंड ग्लैडिस को रोकता, वो एक छोटी सी बेल बजाती है जिससे मार्कस का वशीकरण हो जाता है। मार्कस अब ग्लैडिस के वश में था और ग्लैडिस यहाँ मार्कस के हस्बैंड का बाल काटती है, टहनी पर डालती है और फिर टहनी को तोड़ देती है। टहनी के टूटते ही मार्कस वशीकरण वाले हालत में अपने पति पर ही हमला कर देता है जिससे मार्कस का पति मारा जाता है और मार्कस भी पूरी तरह इंजर्ड हो गया था। ग्लैडिस उस लकड़ी को पानी के बॉल में डाल देती है जिससे मार्कस रुकता है। असल में ग्लैडिस किसी पर भी वशीकरण कर सकती थी और उस आदमी का इस्तेमाल करके वो किसी और को टारगेट कर सकती है, जैसे टारगेटेड वेपन होता है। इस पॉइंट पर ग्लैडिस मार्कस को जस्टिन पर छोड़ देती है। जैसा मैंने आपको बताया था कि एलेक्स की मां ने जस्टिन के बाल काट लिए थे, यानी ग्लैडिस ही एलेक्स के पेरेंट्स को भी अपने वश में कर रखी थी। इसके बाद ही मार्कस हिप्नोटाइज्ड हालत में रन करते हुए पेट्रोल पंप तक गया जहां वो जस्टिन पर हमला कर दिया। उस समय जस्टिन के साथ आर्चर भी था और इनके बीच हाथापाई शुरू हुई। जस्टिन किसी तरह कार में भागी और मार्कस वैसे ही अजीब तरह से दौड़ते हुए जस्टिन की कार के पीछे भागा। आर्चर भी इनका पीछा किया और तभी एक गाड़ी मार्कस को ठोक देती है जिससे मार्कस वहीं रोड पर मारा जाता है। इस घटना के बाद आर्चर को यकीन हो गया था कि जस्टिन बच्चों को गायब नहीं की है बल्कि वो भी विक्टिम ही है। इसलिए ये दोनों मिलते हैं और मिलकर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर बच्चे कहाँ हैं। आर्चर जस्टिन को अपनी मैप दिखाता है कि बच्चे शायद उसी इंटरसेक्शन पॉइंट के आसपास होंगे। ये देख जस्टिन तुरंत कहती है कि इंटरसेक्शन पॉइंट वाला घर तो एलेक्स का घर है। ये दोनों एलेक्स के घर के बाहर कार ले जाते हैं और नजर रखने लगते हैं। यहाँ सीन चेंज होता है और अब कहानी हमें एलेक्स के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाती है, यानी एकदम स्टार्ट से जब बच्चे गायब नहीं हुए थे तो एलेक्स अपने माता पिता के साथ रहता था, रोज स्कूल जाता और स्कूल में थोड़ा बुली भी होता। एक दिन एलेक्स के पिता उसे बताते हैं कि उनके घर पर उसकी माँ की आंटी ग्लैडिस रहने आ रही है और उनके पास रहने की कोई और जगह नहीं है। उस रात एलेक्स देखता है कि उसकी मॉम की आंट ग्लैडिस घर पे आती है जो कि बहुत ज्यादा बूढ़ी थी। वो अपने साथ एक अजीब सा पौधा भी लेकर आई थी। अगली सुबह एलेक्स स्कूल जाता है और स्कूल की जब छुट्टी होती है तो उसके पिता उसे पिक करने नहीं आते तो एलेक्स पैदल ही घर वापस आता है, जहाँ घर में वो अपने पेरेंट्स को एकदम हिप्नोटाइज स्टेट में डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ पाता है। एलेक्स के पेरेंट्स रोबोट की तरह उससे बातें कर रहे थे और ये देख एलेक्स समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी एलेक्स के सामने ग्लैडिस आती है जो कि अब पहले से यंग और हेल्दी दिख रही थी और हम ये समझ पाते हैं कि एलेक्स के पेरेंट्स अब ग्लैडिस
ग्लैडिस के वश में है। अगर एलेक्स ये बात किसी को बाहर बताएगा तो उसके पेरेंट्स मारे जाएंगे। ये कहकर ग्लैडिस वही कांटों वाली लकड़ी निकालती है और फिर उस पर अपना खून रगड़कर सेम रिचुअल करती है और एकदम से एलेक्स के पेरेंट्स अपना फॉर्क उठाकर खुद के ही चेहरे पर चोट पहुंचाने लगते हैं। एलेक्स उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन दोनों नहीं रुकते। फाइनली ग्लैडिस उनके लकड़ी को तोड़कर पानी में डालती है जिससे दोनों रुकते हैं। ये करके ग्लैडिस एलेक्स को डरा रही थी क्योंकि अगर एलेक्स उनके बारे में किसी को बताता तो ग्लैडिस एलेक्स के पेरेंट्स को मार सकती है। इसके बाद एलेक्स ग्लैडिस को घर में रिचुअल परफॉर्म करते देखता है और ग्लैडिस जो एक पौधा लाई थी इसी के स्टेम से वो लोगों पर वशीकरण करती थी। वशीकरण के लिए ग्लैडिस को लोगों की कुछ पर्सनल आइटम चाहिए होती थी। इस रिचुअल की मदद से ग्लैडिस वशीकरण में डाले गए लोगों की एनर्जी पर फीड करती थी, यानी उनके लाइफ फोर्स को छीनती थी ताकि वो खुद यंग और हेल्दी बनने लगे। एलेक्स यहाँ चुपचाप स्कूल जाता, वापस आता, मार्केट से फूड की शॉपिंग करता और वो अपने पेरेंट्स को कुछ खिलाकर सेफ रख रहा था, वरना उसके पेरेंट्स तो डाइनिंग टेबल पर से हिलते तक नहीं थे। वहीं ग्लैडिस यंग होने लगी थी, लेकिन एक दिन अचानक से ग्लैडिस वापस से बूढ़ी होने लगती है और वो एलेक्स से कहती है कि अगर एलेक्स अपने क्लास के सभी बच्चों का कोई पर्सनल ऑब्जेक्ट लाकर ग्लैडिस को देगा तो ग्लैडिस एलेक्स और उसके पेरेंट्स को ठीक करके यहाँ से चली जाएगी। अगले दिन एलेक्स अपने क्लास के सभी बच्चों के ट्रे लेबल्स को चुरा लेता है। उस रात ग्लैडिस इन स्टिकर्स की मदद से रिचुअल करती है और रात के ठीक 2:17 पर रिचुअल कंप्लीट होता है। तब ग्लैडिस एक घंटी बजाती है। घंटी बजते वो 17 बच्चे अपने अपने घर से भागते हुए सीधा एलेक्स के घर पर आते हैं और बेसमेंट में जाकर खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से ये 17 बच्चे गायब हुए थे। अब इस घटना के बाद काफी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें एलेक्स के साथ ग्लैडिस ही रहती थी और एलेक्स डर से अपना मुंह नहीं खोलता। पुलिस भी एलेक्स के घर पर छानबीन करने आई थी, लेकिन ग्लैडिस उस टाइम पर न सिर्फ घर साफ की बल्कि वो 17 बच्चों को फॉरेस्ट में छिपा दिया। चेकिंग के बाद बच्चे वापस घर के बेसमेंट में आकर खड़े हो गए क्योंकि वो ग्लैडिस के ही ऑर्डर को मान रहे थे। हालांकि एलेक्स ने यहाँ अपना वादा पूरा किया, लेकिन ग्लैडिस अपना वादा पूरा नहीं की और उसके पेरेंट्स को अभी अपने वश में कर रखी है। पॉल और जेम्स भी इस रिचुअल के कारण वशीकरण में आ चुके हैं, यानी वो लोग घर के अंदर गए थे तो ग्लैडिस उन पर रिचुअल कर दी होगी और अब ये दोनों भी एलेक्स के घर के अंदर ही खड़े हैं। ग्लैडिस यहाँ घर के अंदर सॉल्ट की लाइंस बना देती है जिससे वो एलेक्स को क्रॉस करने से मना करती है। अब जितने भी सारे पर्सपेक्टिव्स या टाइम लाइंस हैं वो एक जगह मिल चुके हैं और यहाँ से कहानी अब लीनियर होगी। अब एलेक्स के घर के बाहर आर्चर और जस्टिन खड़े हैं। पॉल यहाँ ग्लैडिस के कहने पर घर के बाहर जाता है और इशारे से जस्टिन को अंदर बुलाता है। जस्टिन और आर्चर घर के अंदर आते हैं और जैसे ही वो सॉल्ट यानी नमक वाली लाइन को क्रॉस करते हैं, हिप्नोटाइज्ड पॉल और जेम्स इन पर हमला कर देते हैं। ये लोग किसी ज़ॉम्बी की तरह जस्टिन और एलेक्स पर हमला कर रहे थे और फिर से उठ खड़े होते थे। तब जस्टिन पॉल के गन से उसके सर पर गोली मारती है जिससे पॉल मारा जाता है। तब वो जेम्स के सर पर गोली मारकर उसे भी मार देती है जिससे आर्चर बचता है। इस सीन से हमें पता चलता है कि वशीकरण वाले लोगों को सिर्फ सर पर मारकर ही मारा जा सकता है। अब आर्चर बेसमेंट में जाता है जहां उसे 17 बच्चे खड़े मिलते हैं। वो अपने बेटे मैथ्यू को ढूंढने लगता है और तभी एकदम से ग्लैडिस आती है और उसके बाल काट लेती है। ग्लैडिस आर्चर को वश में कर लेती है जिससे आर्चर जाकर जस्टिन पर ही हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स घर में ही अपने कमरे में था और वो एक सॉल्ट लाइन को क्रॉस करता है जिसके पास उसके पजेस्ड पेरेंट्स थे। तब उसके पेरेंट्स उसे ही मारने दौड़ते हैं। एलेक्स भागते हुए किसी तरह ग्लैडिस के उस कमरे में पहुंच जाता है जिसमें वो रिचुअल्स करती थी। यहाँ वो ग्लैडिस के पौधे से एक स्टेम तोड़ता है और ग्लैडिस के विग से उसका ही बाल निकालता है। फिर वो स्टेम पर अपना खून डालकर स्टेम को तोड़ देता है। एलेक्स यहाँ ग्लैडिस को देखकर उसका ही रिचुअल सीख चुका था और यहाँ वो रिचुअल ग्लैडिस पर ही कर देता है जिससे जो 17 बच्चे पजेस थे वो ग्लैडिस के पीछे उसे मारने दौड़ते हैं। ग्लैडिस पूरे शहर में भागना शुरू करती है और बच्चे ग्लैडिस को पकड़ लेते हैं और उस पर हमला करके उसे खाने लगते हैं और ग्लैडिस के मरते ही सबका वशीकरण टूट जाता है। आर्चर भी अपने होश में आता है और जस्टिन भी, लेकिन बाकी लोग जिनका वशीकरण हुए कुछ टाइम हो गया था वो कहीं न कहीं ज़ॉम्बी की तरह बन गए थे जैसे वो 17 बच्चे और एलेक्स के पेरेंट्स। आर्चर यहाँ अपने बेटे मैथ्यू से फाइनली मिलता है। मैथ्यू कुछ बोल नहीं रहा था। अब यहाँ वॉइस ओवर में हमें बताया जाता है कि एलेक्स के पेरेंट्स 2 साल बाद भी ठीक नहीं हुए हैं, उन्हें अब तक खाना खिलाना पड़ता है। वहीं एलेक्स अब अपनी एक दूसरी आंट के साथ रहता है जो कि अच्छी आंट है। वहीं बच्चे वो भी कुछ बोलते नहीं। एक
साल बाद कुछ बच्चे रिकवर कर रहे हैं और बोलना शुरू कर देते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।